નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપર 2023નું જે છે એનું પ્રશ્નપત્ર 2 છે એનો ડી વિભાગ જોવાનો છે. આની પહેલા એ, બી અને સી વિભાગ આપણે મૂકી દીધા છે. આજે આપણે ડી વિભાગ જે લેખન વિભાગ છે એની વાત કરવાની છે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અન્ય મિત્રોને પણ કરાવજો. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. તો લેખન વિભાગમાં પહેલું છે નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લીખીએ 3 માર્ક, જેમાં 44મું છે સમાચાર પત્ર. તો આપણે સમાચાર પત્ર વિશે થોડું લખવાનું છે. समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है. मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है. अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल बहुत ज्यादा उपयोग होता है. समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है. प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था. आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है. समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है. समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था. भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे. आ अंग्रेजोना जमानानी वात छे, त्यारे जे छापाओ बहार पड़ता था तेनी वात छे. इनके साथ बंगला એટલે કે बंगाली और उर्दू में भी समाचार पत्र निकले थे. हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए. लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया. लाला लजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला. आजादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था. गणेश शंकर विद्यार्थी ने 93 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था. लोगों को आजादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था. ये आजादी का हथियार सिद्ध हुए. गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया. मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया. आ पत्र पत्रिकाओं होती जे छापानो नानो भाग कहवाय. यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था. हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें पता चलता है. एना अथवा है कंप्यूटर. कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है. कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ाओं के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है. आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है. सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था. संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है. बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म मतलब के टाइप प्रकार के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक मतलब के गणित, आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी. इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जा सकता है. आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध है. आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है. संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. एना पछी जे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए 4 मार्क. अहींया तमारे पहला पूरेपूरो पेरेग्राफ छे वाँची लेवानो छे अने त्यार पछी एना जे प्रश्न छे एना जवाब देवाना छे. तो प्रश्न है कौन कौन बाल ब्रह्मचारी थे? तो पवनपुत्र हनुमान, भीष्म पितामह, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद बाल ब्रह्मचारी थे. मृत्यु को कौन जीत सकते हैं? ब्रह्मचारी मृत्यु को जीत सकते हैं. एना पछीनो क्वेश्चन है ब्रह्म शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ है? ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ है, परमेश्वर, विद्या और शरीर रक्षण.
ત્યાર પછી इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन अथवा तो ब्रह्मचर्य का महत्व। निम्नानुसार पत्र लिखिए 5 मार्क। અહીંયા 3 सुरोही पार्क सुभाष रोड सूरत पिनकोड नंबर है। चिंतन वर्मा अहमदाबाद निवासी अपने मित्र वरुण देसाई को रक्तदान का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। पहला આપણે જમણી બાજુએ એનું એડ્રેસ લખી નાખવાનું છે। જે પત્ર લખતો હોય તેનું એડ્રેસ અને અહીંયા તારીખ, આપણી પરીક્ષા પહેલાની તારીખ અહીંયા લખી શકાય એટલે મેં 15 જાન્યુઆરી 2023 લખેલી છે, કારણ કે પરીક્ષા પહેલાની તારીખ આપણે લખશું। હવે પત્ર છે, પહેલા એનું સંબોધન। प्रिय मित्र वरुण, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी। यूं तो आज रक्तदान सबसे बड़ा दान माना गया है। रक्तदान से जो रक्त एकत्र किया जाता है उसको रक्त बैंक એટલે કે ब्लड बैंक में रखा जाता है। रक्त बैंकों में एकत्र रक्त घायलों और रक्त की कमी वाले मरीजों को दिया जाता है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी होता है। उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करते। रक्तदान में महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्त तंदुरुस्त व्यक्ति को ही लेना चाहिए। रक्तदान से रक्तदाता को न कमजोरी आती है न अन्य कोई हानि होती है। रक्तदान के बाद उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता अपने लिए या किसी सगे संबंधियों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सकता है। रक्तदान आज के समय की एक खास जरूरत बन गया है। तुम्हारे माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और छोटे भाई को मेरा प्यार। तुम्हारा मित्र चिंतन, अहींया तुम्हारा आवशे, मित्र चिंतन। त्यार पछी जे रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए 5 मार्क। अहींया आपणे मुद्दा आप्या छे। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल, निराशा, आत्महत्या करने जंगल में जाना, पेड़ पर मकड़ी को बार बार चढ़ने का प्रयत्न करते देखना, सफलता का मार्ग मिलना, ध्यान से पढ़ना, सफल होना, बोध और शीर्षक। तो आपणे एने शीर्षक ही देवानुं छे। तो उत्तर सफलता की कुंजी। कुंजी मतलब चावी, सफलतानी चावी। तो ए शीर्षक पछी आपणे आ मुद्दा उपर आखी वार्ता लखवानी छे। तो आपणे जोई लईए। दिनेश 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह पढ़ाई के प्रति लापरवाह था, इसलिए पढ़ाई में वह बहुत कमजोर था। परिणाम यह हुआ कि वार्षिक परीक्षा में वह बुरी तरह से अनुत्तीर्ण हो गया। इस सफलता ने उसे बहुत निराश कर दिया। एक दिन आत्महत्या करने के इरादे से वह अपने गांव के समीप जंगल में जा पहुंचा। उसने एक बड़े पेड़ की डाली में रस्सी बांध दी। रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वह मरना चाहता था। वह रस्सी का फंदा बना ही रहा था कि उसकी नजर पेड़ पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी पेड़ की ऊपर की डाली पर जाना चाहती थी, मगर कुछ ऊपर चढ़कर नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत न हारी और बार बार प्रयत्न करती रही। अंत में वह ऊंची डाली पर पहुंच गई। मकड़ी की हिम्मत और प्रयास देखकर दिनेश बहुत प्रभावित हुआ। उसे सफलता का मार्ग सूझ गया। उसके मन में उत्साह का संचार हुआ। आत्महत्या का विचार छोड़कर वह घर लौट आया। उस दिन से वह बड़े ध्यान से पढ़ाई करने लगा। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके वह उत्तीर्ण हो गया। बोध: मनुष्य को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करते रहने पर ही सफलता मिलती है। त्यार पछी निम्नलिखित किसी एक विषय पर 350 शब्दों में निबंध लिखिए 7 मार्क। अहींया 51मो प्रश्न है। एक जीर्ण वृक्ष की आत्मकथा। यहाँ मुद्दा दीधा है: परिचय, बचपन, यौवन, कुछ मधुर स्मृतियां, दुर्दशा और अंतिम इच्छा। तो उत्तर: ए राही, मेरी हालत पर आंसू न बहा तो न सही, परंतु आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज तो मेरी कहानी तू सुनता जा। बचपन में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कभी ठंड से ठिठुरना, कभी गर्मी की जलन, कभी वर्षा की जड़ी, लेकिन उन कष्ट में भी मेरे लिए आनंद था। हर सुबह उषा की मोहिनी
मुस्कान देखकर मेरे जी की कली खिल उठती थी। संध्या मुझ पर अपनी स्वर्णिम सुंदरता बिखेर देती थी। कितनी हंसी खुशी से बीत गए बचपन के वे दिन, यौवन के वे दिन, वे बहारें, वे रंग रलियां आज भी आंखों के सामने घूमती है। उस समय मेरे चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मेरे हरे भरे पत्तों की मरमर ध्वनि बहुत मधुर लग रही थी। मेरी घनी छाया सबको सुखद लग रही थी। मेरी डालियों पर भांति भांति के पक्षी आकर बैठते थे और स्वयं को धन्य मानते थे। उस छोटी सी चिड़िया को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, जो हवा से हिलती मेरी टहनियों पर बैठकर किलोल किया करती थी। मुझे यह भी याद है कि एक चिड़िया ने मेरी घनी घनी छायादार डालियों में अपना घोंसला बनाया था। मैं कितने स्नेह से उस कोयल के नन्हे नन्हे बच्चों की रक्षा किया करता था। वे मेरे फल खाकर आनंद से जिंदगी बिता रहे थे। दोपहर को मेरी छाया में ग्वालों के लड़के खेला करते थे। कई मुसाफिर आराम करते थे। मेरे नीचे कितनी बैलगाड़ियां खड़ी रहती थी। कभी कोई बारात भी मेरी छाया में रुकती थी। शहनाई के सुर सुनकर मैं मारे खुशी से फूला न समाता था। कभी कभी जब गांव की कोई बाला नववधु बनकर ससुराल जाते समय मेरे निकट से गुजरती तो मेरी शाखाएं पत्ते गिराकर आंसू बहाने लगती थी। नवरात्रि के दिनों में मेरे आसपास रास और गरबा नृत्य की धूम मच जाती थी। अनेक घटनाओं का मैं मुख साक्षी रहा हूँ। देशी विदेशी पुरुष स्त्री बालक सभी के स्वागत में सदा मेरी आंखें बिछी रहती थी। काल चक्र घूमता रहा। इस गांव में बिजली के आगमन ने मुझ पर वज्राघात किया। कहीं के खंभे और तार लगाने वाले इंजीनियरों ने निर्दयी होकर मेरी हरी भरी शाखाएं कटवा दी और मेरी शान शौकत मिट्टी में मिल गई। आज मेरे पत्ते झड़ गए हैं, डालियां सूख गई है। न आज मैं लोगों को ठीक से छाया दे सकता हूँ और न आंधी से बचा सकता हूँ। अब तो एक ही इच्छा शेष रह गई है, बस मरने की। मैं मरकर भी जलाने की लकड़ी के रूप में तुम्हारे काम आ सकूंगा। एना अथवामा छे मेरी माँ की महिमा, माँ का प्रेम, माँ की धार्मिकता, मेरे मित्रों के आदि व्यवहार, शिक्षा के प्रति दिलचस्पी, उपसंहार। उत्तर, माँ शब्द का उच्चारण करते ही सामने एक ऐसी दिव्य मूर्ति आ जाती है जिसके वात्सल्य का अंत नहीं, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं और जिसकी गोद में बैठने का सुख संसार के सभी सुखों से बढ़कर है। सचमुच मेरी माँ प्रेम की प्रतिमा है। वह सुबह से शाम तक हमारे परिवार की सुख सुविधा की चिंता में लीन रहती है। लीन मतलब तल्लीन। आराम हराम है यह सूत्र उसका जीवन मंत्र है। घर गृहस्थी की छोटी से छोटी बात पर उसकी नजर रहती है। सुंदर व्यवस्था और आकर्षक सजावट से वह घर को सदा स्वर्ग बनाए रखती है। वह पिताजी के हर काम में उनकी सहायता करती है। मैंने अपनी माँ को क्रोध करते कभी नहीं देखा। जब हम भाई बहनों से कोई नुकसान हो जाता है तब भी वह हमें डांटती नहीं, पर काम करने में सदा सावधानी रखने की सीख देती है। उसके मीठे वचन हम पर जादू करते हैं और हमारे मन में उसके प्रति आदर और श्रद्धा बनाए रखते हैं। जब कभी मैं पिताजी के क्रोध का शिकार बनता हूं तो माँ की सुखद छाया मुझे सहारा देती है। मेरी माँ धार्मिक वृत्ति की है। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। रामायण का नित्य पाठ, देव पूजा और व्रत उपवास आदि उसकी धार्मिक वृत्ति के परिचायक है। आंगन में हरा भरा तुलसी का पौधा हमेशा उसका आदर और स्नेह पाता है। हमारे तोते को भी राम राम बोलना उसी ने सिखाया है, किंतु उसकी धार्मिकता में अंधश्रद्धा का अंश नहीं है। घर में या बाहर किसी का भी दुख उससे नहीं देखा जाता। हमारे पास पड़ोस में यदि किसी को कोई तकलीफ हो तो वह उसकी सहायता करती है। सचमुच मेरी माँ सेवा की मूर्ति है। संपन्न घर की मालकिन होने पर भी उसमें लेश मात्र अभिमान नहीं है। वह बहुत मिलनसार और दयालु है। वह सदा बड़े प्रेम से हमारे सगे संबंधियों का स्वागत करती है। मेरे मित्र को भी वह मेरे समान ही प्रेम करती है। मेरी बहन की सहेलियां उससे अपनी माँ के समान ही स्नेह पाती है। मनुष्य की बात ही क्या, हमारा कुत्ता मोती और तोता मिठूराम भी उससे संतान का स्नेह पाते हैं। घर के नौकर चाकर उसे अपनी माँ जैसा सम्मान देते हैं। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी पढ़ाई के प्रति उसको बड़ा चाव एटले लगन
है, अपने इसी चाव के कारण वह लोगों से उसने बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीखा है। अब तो वह धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त अखबार भी पढ़ती है। कई महिला उपयोगी मासिक पत्रिकाएं भी उसने मंगाना शुरू किया है। सिलाई, कढ़ाई और चित्रकला से भी उसे दिलचस्पी है। वह हमें खूब पढ़ाना चाहती है। उसकी इच्छा है हम पढ़ लिख कर योग्य बने। इस प्रकार मेरी माँ स्नेह, ममता, उत्साह, कर्तव्य परायणता, सद्भावना की मूर्ति है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ सफलता पाई है उसका सबसे अधिक श्रेय मेरी माता को ही है। माँ की सेवा, त्याग और प्यार का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। इसलिए तो मेरे दिल की हर धड़कन निरंतर मेरी माता को प्रणाम करती है। एना અથવામાં નિબંધ છે यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। एना मुद्दा છે शिक्षा मंत्री बनना एक सौभाग्य, सस्ती और उपयोगी शिक्षा, उचित माध्यम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षा प्रणाली में सुधार, अन्य सुधार, उपसंहार। तो एनो उत्तर है मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छी शिक्षा प्रणाली पर ही समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार है। शिक्षा विभाग की सारी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की होती है। इसलिए यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो स्वयं को सचमुच बड़ा भाग्यशाली मानता, क्योंकि इससे मुझे देश सेवा का एक महान अवसर प्राप्त होता। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो मेरा सबसे पहला कार्य होता आज की शिक्षा को अधिक से अधिक उपयोगी और कम से कम खर्चीली बनाना। आजकल एमए और एमएससी जैसी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी विद्यार्थियों को नौकरी के लिए मारा फिरना पड़ता है या बेकार बैठे रहना पड़ता है। कभी कभी उन्हें अपनी आजीविका के लिए काम भी करने पड़ते हैं जिनसे उनकी शिक्षा का कोई संबंध नहीं होता। परिणाम स्वरूप उनका ज्ञान धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और वर्षों की तपस्या पर पानी फिर जाता है। मैं ऐसा कभी न होने देता। मैं टेक्निकल और औद्योगिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देता। हस्तकला, चित्रकला, संगीत, फोटोग्राफी तथा बागवानी को भी मैं शिक्षा में उचित स्थान देता। गरीब प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मैं छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करता। मैं शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का आयोजन करता। मैं शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा को ही उपयुक्त समझता हूँ। अतः यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो सभी पाठ्य पुस्तकें मातृभाषा में ही तैयार करवाता। मैं विद्वानों द्वारा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग आदि की पुस्तकें मातृभाषा में लिखवाता अथवा दूसरी भाषाओं की पुस्तकों के सरल सुबोध अनुवाद कराकर मतलब भाषांतर कराकर उन्हें प्रकाशित करवाता। मातृभाषा के साथ ही मैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को उचित स्थान देता। मैं पाठ्य पुस्तकों में ऐसे विषय रखवाता जो ज्ञानप्रद, रोचक और अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने वाला हो, जिनके अध्ययन से विद्यार्थी भारतीय संस्कृति को ठीक तरह से समझ सके। पुस्तकों का मूल्य कम से कम रखता जिससे गरीब विद्यार्थी भी उन्हें आसानी से खरीद सके। विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता का प्रमाण पत्र उसकी वार्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, चरित्र तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर दिया जाता। मैं स्कूलों की तरह कॉलेजों में भी गणवेश पहनना अनिवार्य कर देता। इससे न केवल समता पैदा होती किंतु आज किसी फैशन परस्ती पर भी अंकुश रहता। लड़कियों के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, शिशु पालन तथा अन्य स्त्री उपयोगी विषयों को भी महत्व देता। स्कूलों में प्रवेश के लिए डिपॉजिट या डोनेशन लेने की प्रथा को सख्ती से बंद करवाता। इस प्रकार शिक्षा मंत्री बनने पर मैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ऐसे रूप में ढालता जिससे देश को अच्छे नागरिक, अच्छे अध्यापक, अच्छे नेता, कुशल डॉक्टर, चतुर गृहिणियां और सच्चे सपूत मिल सके। क्या मैं अपने जीवन में इन अभिलाषाओं को मूर्त रूप दे पाऊंगा? मतलब કે આ સફળ થઈ શકીશ, આ વસ્તુ કરી શકીશ? તો અહીંયા આપણો વિડીયો પૂરો થાય છે। મિત્રો લાઈક અને શેર કરજો જેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પણ આ પહોંચી શકે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળશું।